हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का पेगासस करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस के एग्ज़ाम की मैथ्स के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो, आप लोगों ने किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा, कोई आने वाला एग्ज़ाम देने वाला है। तो देखो, मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 26 तारीख को, और मेंस के अंदर अभी 30 क्वेश्चन आने लगे हैं मेंस के अंदर मैथ्स के, और इन सभी 30 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, डिस्कस करते हैं आगे हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से एंड विद शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आया है, किसी पार्क में एक निश्चित समय पर बंदर और मानव यानी आदमी की बारी है, जिसके पैर और सर गिने जाएं। तो सिर गिने जाएं तब तो कितने होंगे 54, और पैर गिनोगे तब अपने पास होंगे 148। तो देखो, अपने पास इस तरह क्वेश्चन एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हैं कि कुछ आदमी होंगे, कुछ अपने पास में बंदर होंगे, सभी के पैर काउंट करते अपने पास आएंगे 148। तो इसको आप एलिगेशन लगाएंगे तो आपने देखा एक बार सभी को हम आदमी मानेंगे, एक बार सभी को हम बंदर मानेंगे। आदमी मानेंगे मतलब पैर होते हैं 2, तो कुल पैर कितने हो जाएंगे 108, यानी 54 इंटू 2। अगर सभी को हम बंदर माने तो 54 इंटू 4 कितना हो जाएगा 216, और मिक्स आपको दिया है 148। तो यहाँ पर आप एलिगेशन लगाएंगे तो देखो 216 और 148 का अंतर कितना आएगा 52 एंड 16 हो जाएगा 68। 108 एंड 148 का डिफरेंस आएगा 40। यहाँ से आप दोनों का रेशियो लेंगे, 4 का भाग जाएगा 17 बार, इसमें 4 का भाग जाएगा 10 बार। यानी अगर 10 आदमी होंगे तो 17 आदमी होंगे तो 10 बंदर होंगे। तो कुल मिला के देखो 17 और 10 कितने हो रहे 27, जिसका रियल में आपको बताया गया है 54 लोग हैं, क्योंकि जितने सर होंगे उतने आदमी और बंदर होंगे। 27 का मान 54 होगा तो 1 का मान 2 होगा, और आपको पूछा बंदरों की संख्या, तो बंदर अपना रेशियो में कितना आ रहे 10, तो 10 का मान कितना आ जाएगा 20। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना था। ठीक है, डायरेक्ट एलिगेशन लगा के आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। आपको बोला कि सड़क किनारे 2 खंभे जो समान लंबाई के ऊंचाई के हैं, और दोनों के बीच की जो चौड़ाई दे रखी है 150 मीटर है। फिर आपको 10x डिग्री दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ एलेवेशन है, यूनियन कोण की बात करें x डिग्री एंड y डिग्री है, तो एक तो है 2/5 और दूसरा है 3/5। तो देखो tan थीटा क्या होता है अपने से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसी हिसाब से आप यूज करने वाले हैं कि इस तरह से 2 पिलर हैं जिनकी ऊंचाई बराबर बराबर है, यानी इस पिलर और इसकी ऊंचाई बराबर होंगी। पिलर होंगे तो अपने पास यहाँ 90 डिग्री पर होंगे, और बीच सड़क यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट से बात करें जहाँ से इनका एंगल, इसका अगर x डिग्री का होगा तो इसका अपने पास में y डिग्री का होगा। फिर आपको बोला गया है कि भाई tan x डिग्री का मान है 2/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan y का मान है 3/5 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 5 है, और यहाँ से यहाँ तक लंबाई 5 कब है, जब एक 2 है और एक 3 है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला कि भाई दोनों खंभों की लंबाई बराबर है, तो देखो आप बिना कुछ किए इन दोनों को बराबर कर दो। तो देखो, जब इसको 2 से मल्टीपल किया तो इसको भी 2 से मल्टीपल करेंगे, तो अब ये कितना हो गया 6, और इसको आप 3 से मल्टीपल करेंगे तो और इसको भी 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो इनका एक साथ में था और इनका एक साथ में। जब बराबर करना था इन दोनों को तो 6 बना दिया आपने कि ये भी अब 6 है और ये भी अब 6 है, हो गए बराबर। अब आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई कितनी आ रही, देखो 15 और 10 कितनी हो जाएगी 25 यूनिट। टोटल लेंथ होगी 25 यूनिट, जिसका रियल मान कितना दिया गया आपको 25 का मान 150 दिया गया। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 6, और आपको पूछा पोल की लंबाई यानी 6 यूनिट का मान कितना होगा 36 मीटर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन डी आ जाएगा। तो कोई ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो अच्छे ढंग से प्रैक्टिस की होगी तो ये डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है स्टैटिक्स से है, और स्टैटिक्स ओनली ऑन मेंस में आते, प्री में कभी क्वेश्चन आए नहीं है, नए सिलेबस में है। तो यहाँ पर देखो आपको दिया है मोड, यानी मोड के बारे में पूछा गया है। तो आपको रियल में मोड भी दिया गया है कि सारणी नहीं बनाई तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको मोड दे रखा है, फिर बोला है कि निचली सीमा यानी मॉडल क्लास, ठीक है, लॉस बाउंड्री आपको दे रखी है 46.5। फिर आपको दिया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास वॉज 34,
ठीक है, इनकी भी फ्रीक्वेंसी आपको दे दी, मैं बता दूं। मॉडल क्लास कितनी 34 है और फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास वॉज 32, यानी इससे पहले वाले कितने 32 है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट सक्सेडिंग द मॉडल क्लास वाज 25, यानी इसके जस्ट बाद वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 25। क्योंकि देखो आपको इन सभी की जरूरत पड़ेगी। जब हम मॉड का फॉर्मूला लिखते हैं तो मॉड का फॉर्मूला होता है अपने पास L प्लस F1 माइनस F0, डिवाइड करते हैं आप 2F1 माइनस F0 माइनस F2, मल्टीप्लाई करते हैं आप H से, यानी इसके वर्ग अंतराल से, या फिर इनकी कितनी चौड़ाई होती है उसकी बात करेंगे। अब देखो आपको मोड दिया गया है, L का मतलब है लोवेस्ट बाउंड्री दे रखी है, F1 मतलब मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितनी है, इससे जस्ट पहले वाले कितनी है, F2 का मतलब होता है जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो आपको यहाँ पर H का मान पूछा गया, इसकी चौड़ाई कितनी, वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है। तो देखो भाई मॉडल आपको दे रखा है 48.5, यहाँ पर पुट कर दो। आपको लोवेस्ट क्लास कितनी दे रखी, लोवेस्ट बाउंड्री 46.5, प्लस F1 का मान अपने पास 34 है, F0 का मान 32 है, और नीचे 2F1 यानी 34 का डबल कितना होगा 68, माइनस 32 एंड माइनस बाद वाला कितना 25। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे H से। आगे कैलकुलेट करते हैं। आप देखो 46.5 दूसरी साइड से घट जाएगा, 48 में 46 घटाओ कितना बचेगा 2, और देखो 68 माइनस 32 माइनस 25, 57 घटाएंगे कितना बचेगा 11, और 11 इस साइड आकर हो जाएगा मल्टीपल, यहाँ पर कितना बचेगा 34 में से 32 2H, तो 2 से 2 फिर से कट गया, H का मान कितना आ जाएगा अपने पास 11, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको H का मान ही पूछा गया, चौड़ाई तो कितनी आ जाएगी 11। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था भाई इस क्वेश्चन को। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हर एक क्वेश्चन को अपन अच्छे ढंग से समझ लेंगे, आसान तरीकों से, ज़्यादा कोई लेंथी सॉल्यूशन नहीं है। आपको दिया है बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये के हिसाब से 15 किलो सेब खरीदे, जो 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम का यूज करता है। बी ने इन सबको वापस बेचा भी, जितना माल खरीदा है 180 के रेट से खरीदा है, और 15 किलो सब के सब 180 के भाव से बेच दिया गया, यानी इसने डायरेक्टली यहाँ पर कोई मुनाफा नहीं कमाया है। अब इसने क्या किया कि 1 किलो की बजाय 750 ग्राम ही तोला है, खरीदा तब कितना दिया था 950 ग्राम, यानी इसको खुद को तो मिला था 950 ग्राम, आगे बेच रहा है 750 ग्राम। लेकिन देखो आपने पढ़ा था डिसऑनेस्ट वाले में कि जब भी दुकानदार बेईमानी करता है, तो अगर वजन की बेईमानी करता है तो CPSP उल्टा अपन रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि पैसों में बात होती है। यहाँ पर आपने रुपये तो 1000 ग्राम के लिए हैं, लेकिन वजन आपने 750 ग्राम में तोला। तो यहाँ पर देखो 750 ग्राम, और पहले आपसे रुपये कितने के ले लिए 950 ग्राम के हिसाब से। तो देखो यहाँ पर आप प्रॉफिट हो, क्योंकि पहले आपने 1000 रुपये दिए थे और अब आप 1000 ग्राम के रुपये ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जब इसका तो कोई मतलब है नहीं, ये तो वापस कटेंगे क्योंकि प्राइस तो सेम है, इसलिए वजन में गड़बड़ी हुई कितने की 200 ग्राम की, और प्रॉफिट हो जाएगा 750 पर। परसेंटेज निकालो, मल्टीपल करेंगे आप 100 से। अब आगे कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 25 का भाग 3 बार, 25 का भाग 4 बार, 20 × 4 हो जाएगा 80, 80/3% निकालो तो आंसर कितना आएगा 80/3 26 × 3 78, 26.66 आपका आंसर हो जाएगा। 26 2/3 भी लिख सकते हैं इसको आप। तो इतना सा आपको सॉल्व करना था, बड़ी लाइनों से क्वेश्चन बड़े नहीं होते, बस आपको कंसेप्ट पता होने जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। ये भी आसान सा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट दिख रहा है कि आपका 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन के हिसाब से क्वेश्चन दे रखा है कि 2 पेंसिल 3 पेन 55 में खरीदा है, 7 पेंसिल 2 पेन की कीमत 65 रुपये। तो आप बताओ एक पेन और एक पेंसिल कितनी रेट होगी। बड़े आसान सवाल है कि पेंसिल रेट X मान लो तो पेन की रेट Y मान लो। कितने में खरीदा 55 के अंदर। दूसरे वाले की बात करें तो आपने 7 पेंसिल और 2 पेन खरीदे आपने 65 के अंदर। ठीक है, अब देखो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व करना होता तो आपने एक वेरिएबल बराबर करके हटा लो ताकि 2 बचेगा। यानी अब 3 और 2 को एक जैसे करना आसान है। कैसे करेंगे, 3 और 2 का ले लो एलसीएम जो कि 6 आएगा, यानी इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस इक्वेशन की बात करें
कि अगर आपने इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटाया है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन अगर आपने फर्स्ट किया है, तो देखो 3 इंटू 7 21 में से आपने घटाया 4, कितना बचेगा 17x। 6y में 6y घटा 0 बचेगा। 65 इंटू 3 195 में से 110 घटाओ, कितना बचेगा 85। तो x का भाग 17 का भाग पूरा जाएगा, कितना आएगा 5। x का मान आ गया 5। अब x का मान पुट करो, y का मान भी आ जाएगा। 2 इंटू 5 10 होगा, 55 में से 10 घटाए 45, 45 में 3 का भाग देंगे, y का मान आ जाएगा 15। बस हो गया आंसर। एक पेंसिल और एक पेन की रेट आ गई। आपको बोला दोनों की कुल कीमत कितनी होगी, 5 और 15 कितनी हो जाएगी 20। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना था भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई अगला क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन आप बोला कि 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 kg है, यानी एवरेज का इक्वेशन है। फिर बोला 14 व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के वजन से 39 अधिक है। तो देखो ये तो वही क्वेश्चन है जो आपने सीटों में पढ़ा था, क्लास की सीटों में, जहाँ पर ये बस नाम अलग है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है, ये भी अलग है। 78 और 39 बस अलग है, बाकी अपनी सीट का क्वेश्चन समझ के मानो। तो देखो इसको आपने कैसे सॉल्व किया था कि भाई पहले 13 आदमी जिनका एवरेज देर का आपको 38, और इसके बाद एक 14 आदमी आएगा, उसका वजन कितना होगा, वो सभी के एवरेज जितना भी आएगा, मान लो सभी का एवरेज अगर x आया तो उस x से भी 39 ज्यादा है। ठीक है, इस बात को बस समझना था। पहले 13 आदमी फिर सभी 14 आदमी का एवरेज से भी इसका मान ज्यादा होगा। आगे कैलकुलेट करेंगे आप, 13 इंटू 78, ठीक है, फिर अपना आएगा x 39। अब देखो x को अगर मैं दूसरे साइड भेजूँ 39 रहेगा यहाँ पर, 14 को पहले मल्टीप्लाई कर लो तो 14x हो जाएगा, और ये x आएगा इस साइड, माइनस हो जाएगा इस x को। पहले 14 का भेजा तो 14x, फिर ये प्लस वाला x इस साइड गया तो माइनस का हो गया। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे आप, इसमें भी 13 का भाग जा रहा है, मतलब 13 कॉमन ले लो, यहाँ पर कितना आएगा 78 प्लस 3, इस साइड 14 में से एक गया, कितना बचेगा 13x। यहाँ देखो 13 से 13 कटेगा, x का मान कितना है 78 और 3 81। तो फाइनली सभी लोगों का एवरेज कितना आ रहा है 81, और जो 14 आदमी है वो 81 से भी 39 ज़्यादा है, तो 81 से 39 ज़्यादा होगा, कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आपको बोला है एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, जिसको पिघलाया जाएगा और एक नया घन बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक का आपका वॉल्यूम होगा 64। अब देखो किसी भी घन को पिघलाएंगे और नया बनाएंगे तो हमेशा आयतन को बराबर रखते हैं, वॉल्यूम इक्वल रहता है। तो देखो पहले अपना जो वॉल्यूम रखें, तो अगर 48 इसकी साइड रहेगी तो साइड का क्यूब करते हैं, 48 इंटू 48 इंटू 48। दूसरी साइड होगा नंबर ऑफ क्यूब इंटू उसका आयतन, साइड दे रहे तो साइड का 3 गुना करते हैं, मल्टीपल करते हैं 3 टाइम्स, या फिर डायरेक्टली वॉल्यूम दे रखा तो डायरेक्ट लिख दो 64। अब देखो कैलकुलेट करते हैं, 4 का भाग जाएगा, ठीक है, 16 का भाग भी जा सकता है, 16 का भाग 3 बार देंगे, 16 का भाग 4 बार जाएगा, फिर से 4 का भाग 12 बार जाएगा। 12 इंटू 48 इंटू 3 36 इंटू 48, देखो 12 का क्यूब भी बन रहा है, तो एन का मान कितना है 12 का क्यूब 17 28। ठीक है, 12 क्यूब यानी इसमें से मैं 4 इसमें भेजूँ तो ये 12 हो जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12 17 28, तो 17 28 ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो थोड़े बहुत क्यूब याद होते हैं तो जल्दी नंबर आ जाते हैं भाई, क्योंकि कभी कभार ऐसे होते हैं कि भाई काउंटिंग सामने पड़ी होती है कि आपको जस्ट अगर नंबर डायरेक्ट पता हो, जैसे 3 नंबरों का क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, तो आपको करना नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम बिल्कुल लाइटली पढ़ते हैं। जब भी कोई भी ज्योमेट्री टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक हम थ्योरी पढ़ते हैं तो कोई ध्यान नहीं देता भाई ये जीवा होती है, ये डायमीटर होता है, कि ये तो सब पता होता है, लेकिन वहीं से आपको देखो छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। तो देखो, और हम ये पढ़ते हैं कि जीवा मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है। ठीक है, तो देखो जीवा का मतलब होता है कहीं पर परिधि के 2 पॉइंट को मिलाना, चाहे यहाँ पर मिलाओ चाहे आप इस जगह पर मिलाओ। ठीक है, और लेकिन जो एक डायमीटर होता है वो भी परिधि के 2 पॉइंट को मिलाता है, लेकिन वो सबसे बड़ी जीवा होती है डायमीटर।
तो अपने पास जो डायमीटर होता है हमेशा, एक व्यास की बात करें तो डायमीटर हमेशा जीवा के बराबर या जीवा से बड़ा होता है, क्योंकि जीवा तो ये भी जीवा ही है लेकिन डायमीटर इतना छोटा नहीं हो सकता, इसलिए जीवा से डायमीटर बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब बात यहां पर पूछी आपको रेडियस की, तो त्रिज्या क्या होती है, डायमीटर की आधी हो जाएगी भाई। तो डायमीटर का आधा करोगे तब भी तो ये बड़ा ही होगा जब कॉर्ड का आधा करोगे, ठीक है। लेकिन डायमीटर का आधा, अब ये काम आ जाएगा रेडियस का। तो आपको पूछा यही था कि जो रेडियस है उसके रेफरेंस में क्या होगा। तो देखो रेडियस में भी आप देखेंगे तब भी रेडियस तो वही काम करेगी वापस से, कि डायमीटर होगा वही, अपन डायमीटर का आधा ही तो रेडियस होती है। तो रेडियस के भी वो कॉर्ड का आधा हमेशा या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, और रेडियस इससे बड़ी हो सकती है या बराबर होगी। तो इसका देखो आधा ही दे रखा आपको 10.25, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए यहाँ पर, कि रेडियस होगी वो जीवा के आधे से बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखो आपसे परसेंटेज से पूछा है इलेक्शन के आधार पर। इलेक्शन वाले क्वेश्चन देखो हर एक एग्जाम में आता, चाहे मेंस का हो, चाहे प्री का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीपीओ का हो, हर एक पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको बोला कि हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6050 वोट पड़े और कोई भी वोट अवैध नहीं था, यानी सबके सब वोट वैलिड थे, क्योंकि सबके जो बंटवारा होता है वो हमेशा वैलिड वोट में से होता है। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त वोटों से 42% ज्यादा वोट मिले हैं। यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट प्राप्त हुए तो हरि को वोट प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो यहां से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो कमल को हरि और ललित दोनों से, बात करें कमल की, कमल को हरि और ललित दोनों से ज्यादा वोट मिले, दोनों से 42% ज्यादा मिले इनके रेफरेंस में। यानी अगर इसको अगर 100 वोट मिलेगा तो इसको वोट कितना मिलेगा, 142। समझना भाई इस बात को, कि अगर हरि और ललित को 100 वोट मिलेंगे तो कमल को वोट मिलेंगे 142, इससे 40% ज्यादा। तो कुल मिला के तीनों को वोट कितना मिला, कितने यूनिट हो जाएगा, 242, जिसका रियल मान आपको दिया गया 6050। तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, तो 6050 के अंदर आप डिवाइड कर ले भाई 242 का, तो कितनी बार भाग चला जाएगा, 2 से कट कर लें या और कोई नंबर जा सकता डायरेक्टली भाग, 24 × 5, ठीक है। 24 का भाग जाएगा 4 बार, 48 बच्चा 2, 25, ठीक है। 2 बार भाग जाएगा अपने पास हो जाएगा 484, 484 बचेगा 16, हाँ 160 और 50, तो फिर भाग जाएगा अपने पास 5 बार, यानी एक यूनिट का मान आ रहा है 25। आपको पूछा है कि हरि को कितने वोट मिले, यानी हरि का वोट निकालना होगा। तो एक काम करो, इन दोनों का वोट निकालो, ललित का वोट, ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट मिले, ठीक है। तो आपने अगर इन हरि और ललित दोनों का वोट निकाला कि हरि प्लस ललित, तो दोनों वोट कितने मिल जाएंगे, 25 × 100, आप बोलेंगे 2500 वोट मिल जाएंगे इन दोनों को, ठीक है भाई। जैसा क्वेश्चन उन्होंने बोला था कि कमल को हरि और ललित से ज्यादा वोट मिले, कमल साइड में रह गया, हरि और ललित का आपने वोट निकाल दिया 2500। इसमें से हरि का वोट पूछा है तो कमल ललित वाले वापस घटा लो, अपने हरि वाले बच जाएंगे। तो देखो ललित को कितने मिले, तो ललित को मिले जितने भी टोटल वोटिंग हुई थी इसका 8%, तो इसका 8% निकालो, ये तो आसान है भाई, कट जाएगा 6 × 8, 4800 और 40, 4840, जीरो और कट जाएगा, कितना बचेगा 484, यानी ललित को मिलेंगे 484 वोट, बाकी वाले मिलेंगे हरि को। तो 2500 में से 400 घटाओ 2100, 2100 में से 84, यानी 2016 वोट हरि के पास में आ जाएंगे। इस तरह से सॉल्व कर लेना, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चनों में।
ठीक है, जहाँ पर भी रेशियो बढ़े वहाँ बना लो, क्योंकि रेशियो के हिसाब हमारा पर यूनिट का मान आएगा ताकि आसान हो जाएगा। यही एक मात्र तरीका होगा इस क्वेश्चन को सबसे जल्दी करने का। आपको एक्स वाई वगैरह कुछ नहीं मानना होता ऐसे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने आया है, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन। और प्रोबेबिलिटी देखो हमने बड़े आसान ढंग से पढ़ रखी है आपने, कि ताश की एक गड्डी से प्रतिस्थापन होने के बाद, यानी आपने अच्छे तरह से फेंटने के बाद में एक के बाद एक 3 पत्ते निकाल एक साथ में, देखो एक के बाद निकालें, ऐसा नहीं पहले एक पत्ता निकाला फिर आपने प्रोबेबिलिटी निकाल के फिर दूसरा पत्ता निकाल, ऐसे नहीं, एक के बाद इन लगातार आपने 3 पत्ते निकाले हैं। पहला पत्ता गुलाम होना, दूसरा पत्ता ब्लैक, तीसरा पत्ता एक सम संख्या होने। देखो 52 पत्ते होते टोटल, गुलाम कितने होते 4, तो आप बोलें एक पत्ता यानी 4/52 हो जाएगा। लगातार की बात करें इसलिए हम मल्टीपल करेंगे। अब देखो दूसरा पत्ता काला होने का, अब देखो टोटल 52 पत्ते में से ब्लैक की बात हो रही है, ठीक है, तो अपना 26 ही ब्लैक होते हैं और 26 ही रेड होते हैं, तो 26/52 हो जाएगा। फिर तीसरा बोला कि इवन नंबर होना, देखो इवन नंबर कौन सा होता है, दुक्की चौकी इस तरह से, तो 2 4 6 8 10 5, और हर एक इस तरह से 4 पत्ते होते हैं, तो 5 × 4 टोटल कितने होंगे 20 पत्ते, कि 20 ऑड होंगे, 20 अपने पास इवन हो जाएंगे। 20/52। अब आगे कैलकुलेट करना भाई, 26 का भाग जाएगा 2 बार, 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, या 4 का भाग 5 बार, या 4 का भाग 13 बार, तो यहाँ पर 2/13 × 5/52। अब कोई नंबर कटेगा, एक नंबर और कट रहा है कि 2 से 52 कटेगा 26 बार, यहाँ पर बचा अपने पास 5, 26 × 13, 13 × 6 78, कैरी 7, 13 और 52 सॉरी 13 × 2 26 और 7 33, तो 5/338 कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। तो ये करेक्ट हो जाएगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 5/338। ठीक है भाई, कर लो नोट इसको। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन ने सबको बवाल कर दिया भाई, कि बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन आया, बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया। तो देखो इसको हम बिल्कुल आसान ढंग से सीखेंगे, आप बस ये ध्यान देना। देखो एक कंटेनर ए में स्पिरिट और पानी का 80 लीटर का मिक्सर है, जिसमें रेशियो है 7:9। इस मिक्सचर का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरा जाता है, और फिर से 32 लीटर दोबारा कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब बोला है कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और स्पिरिट का रेशियो कितना है। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, अब इसको ध्यान से समझ लेना आप लोग, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखो 2 अलग अलग कंटेनर बना लेते हैं, पहले ए की बात कर लें, दूसरा अपने पास से बी की बात कर लेंगे। स्टार्टिंग अपना 80 लीटर है, उसमें से रेशियो कितना है 7.9, 7:9। तो हमने देखो एक बात समझी थी कि अगर आप मिक्सचर में से घटाएंगे तो मिक्सचर में भी रेशियो वही रहेगा जो इनिशियल था, और कहीं दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसमें भी रेशियो सेम रहेगा, कि 80 में से अगर आपने 20 लीटर बाहर निकाला है तो इस 20 का भी रेशियो अपना कितना रहेगा 7:9 ही रहेगा, और यहाँ पर जो रिमेनिंग पीछे 60 बचेगा उसका रेशियो भी 7:9 ही रहेगा। इन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है, ये बात याद आई। अब आगे बोला कि इसमें आपने 20 लीटर पानी मिलाया है, तो 20 लीटर आप क्या मिलाओगे, पानी मिलाने वाले। और तो अब देखो यहाँ पर आप लिखेंगे 60/16 × 7, इस हिसाब से दोनों का अलग अलग मान निकालना। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है ऐसे करने, क्योंकि डायरेक्ट आपको रेशियो तो पूछा है भाई, रियल मान तो पूछा नहीं है, रेशियो पूछा। तो रेशियो में देखो एक तरीका और अपना सकते हैं आप, कि अगर 60 का मान 16 है, 60 का मान 16 है, तो 20 का मान 16/3 हो जाएगा। कि भाई हम लीटर को भी तो यूनिट में लिख सकते हैं, अगर यूनिट को लीटर में लिख सकते हैं तो ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा अपने पास है, ये तो 7 का 7 ही रहेगा, ये कितना होगा 9 × 3 27, और 10 37 और 6 43/3 हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो कितना है 7 और 43/3। तो अब आपको पता है कि अगर आपने 32 लीटर यहाँ पर लेकर आए तो रेशियो तो वापस वही रहेगा, 7 का गुणा कर लो भाई इस साइड, 3 का गुणा कर लो, तो ये जाएंगे 21 और 43, यानी अब रेशियो कितना होगा 21:43। ठीक है,
क्योंकि पीछे भी रेशियो वही बचेगा और जो मिक्सचर निकालोगे उसमें भी रेशियो सेम ही रहता है। अब देखो आपने ये भी सीखा कि दो अलग अलग मिक्सचर को तीसरे में मिलाते हैं तो तीसरे में रेशियो क्या रहेगा। ठीक है, तो पहले हम करते दोनों की क्वांटिटी को इक्वल, फिर हम जिस रेशियो मिलाना होता है उस रेशियो मिलाएंगे। तो देखो पहले तो आप इनको बराबर कर लो, 7 और 9 कितने होंगे 16, 21 और 43 कितने होंगे, ये हो जाएंगे अपना 64। तो 16 और 64 को बराबर कैसे करेंगे, इसको कर लो 4 से गुणा, ऑटोमेटिक बराबर हो गए। अब हम इस रेशियो में मिलाएंगे 20 और 32, 20 और 32, इसको 20 से गुणा करो, इससे 32 से गुणा कर लो। ठीक है, इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इतना मल्टीप्लाई करना नहीं होगा, क्योंकि आप पता है इसको हम आपस में काट सकते हैं, इसको हम आपस में काट सकते हैं। यानी यहाँ देखो 4 × 4 16 है, कितना बचेगा 5, यहाँ पर 16 का भाग दें कितना बचेगा 2, यानी इसको 5 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करो, इतना ही करना है आपको। तो देखो 5 × 7 कितना होगा 35, 21 × 2 कितना होगा 42, यहाँ पर कितना बचा 5 × 9 45, 43 × 2 कितना होगा 86। तो अब देखो 35 और 42 कितने होंगे 77, और ये होगा अपने पास है 131। किसका रेशियो आएगा, स्पिरिट एंड पानी का। फिर भी मैंने भाई बहुत बार बताया है कि यहाँ पर आपका बवाल हो सकता है भाई लास्ट के अंदर उल्टा पूछ लेंगे एग्जामिनर वाले कि आगे से बातें स्पिरिट से पानी होती, लास्ट में आपसे पूछ लिया जाएगा पानी से स्पिरिट। तो वही हुआ, आपको उल्टा पूछा पानी से स्पिरिट, तो पानी से स्पिरिट यानी आंसर आपका सी होगा, न कि डी, क्योंकि ऑप्शन दोनों थे। तो आपका आंसर यहाँ पर सी होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अपने पास से शॉर्ट तरीके होंगे, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन में भी आप थोड़ा जल्दी कर पाएंगे, तो बड़ा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए, तो देखो इस तरह से हम पूरा कोर्स लेकर आए। एक आपके लिए एक मैथ स्पेशल का बैच होगा जो 15 नवंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, जिसके अंदर हम पूरा डिटेल से एक सिलेबस पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर को बिल्कुल बेसिक एंड साथ में शॉर्ट। ठीक है, जैसे अभी आपने मिक्सचर वाला क्वेश्चन किया था, इस तरह के आपको चीज़ें मिलेगी, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को जो लेंथ होगा उसको भी हम शॉर्टकट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं आराम से, इस तरह से हम मेथड पढ़ेंगे। तो ये ऐप आपको मिलेगा कोर्स हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा pegasuscareeracademy.com पर। दूसरा, आप अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो एंड्रॉयड में मिलेगा और एप्पल में भी, दोनों जगह आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा और आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो डेट स्टार्ट ध्यान रखना आप 15 तारीख, हर दिन 7 बजे से लेकर 8 बजे शाम को मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको CGL, CPO, CSL इन सब के जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उनके बेस पर नया एकदम अपडेटेड कंटेंट के साथ में पूरा कोर्स रहेगा, एकदम लाइव। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलें इसमें आप। इसकी एक फ़ीस रहेगी मात्र 1599, बड़ी छोटी सी फीस है। चलिए, अब देखो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, और बाकी सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेंस में आया था कि एक संवर्त घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया था 6, 3 और 2। अब बोला कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर है। देखो क्यूबिड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस लंबाई × ऊंचाई प्लस होता है लंबाई × ऊंचाई × चौड़ाई। ठीक है, तो आप उसी फॉर्मूला अकॉर्डिंग रखेंगे कि भाई 2 × लंबाई × चौड़ाई कितना होगा 6 × 3, तो 6x × 3 होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये गड़बड़ हुई बहुत सारे लोगों की। फिर आप प्लस करते हैं 3x × 2x, प्लस होगा अपने पास 2x × 6x, क्योंकि आपने बिना x का यूज किए हुए मल्टीपल किया था। फिर अपने पास लास्ट में थोड़ी सी गलती यहाँ पर आप लोगों ने करी कि यहाँ पर एक स्क्वायर बनेगा x का मल्टीपल होकर, जो कि बाद में रूट बन जाएगा। लेकिन अगर आपने ओनली ऑन डायरेक्ट मल्टीपल करते कि 6 × 3 2 × 3, तो थोड़े से आपको गलती हो सकने के चांस रहते, तो आप x के साथ में रखना। यहाँ से कितना 6 × 3 18 और 6, और यहाँ पर बनाएंगे 12, 12 और 18 हो जाएंगे अपने पास 30 और 6 36, 36 को 2 से गुणा और कितना आएगा 2 × 36x स्क्वायर होगा भाई, इक्वल अपना पास आएगा 1800। ठीक है, 36 का भाग दें यहाँ पर जाएगा 500 बार। ठीक है, 50 बार, और 2 का भाग 50 में जाएगा 25 बार, तो x का मान आएगा अपने पास में 5। x का मान आ गया 5। आपसे पूछा इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है L × B × H। तो आप बता दो भाई वॉल्यूम कितना 6 × 5 30,
3 इंटू 5 15, 2 इंटू 5 10, तो 15 इंटू 3 45, इंटू 100 45 आपका आंसर हो जाएगा। इतना सा आपको करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वापस एक एवरेज क्वेश्चन आया कि ए बी और सी की आयु का औसत आयु 20 साल है। 2 साल पहले, यानी एज को मिक्स में कर दिया गया पूरा एवरेज के साथ में, 2 साल पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 साल ज़्यादा था। तो सी की वर्तमान उम्र क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। देखो ए बी और सी, ए बी और सी, इन तीनों की प्रेजेंट आयु कितनी होगी? 20 इंटू एवरेज दिया तो 3 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 60। अब आप बोला कि 2 साल पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 साल अधिक था। कब था? 2 साल पहले। तो अगर अपन 2 साल पहले की बात करें, 2 ईयर अगो, तो देखो ए और बी की उम्र का योग सी से 6 साल ज़्यादा था। तो अगर उस टाइम सी की एज अगर एक्स थी तो ए और बी की उम्र कितनी थी? एक्स प्लस 6 थी। इतनी थी कि नहीं थी? दोनों का योग ही दिया गया तो आप बोलें एक्स प्लस 6 थी। अब देखो इन दोनों को जब आप प्रेजेंट में ले जाओगे तो 2-2 साल बढ़ेगी उम्र, सभी की नहीं बढ़ेगी। या फिर इनको आप 2 साल पहले लाओगे, 2-2 साल उम्र कम होगी। तो जब तीनों की 2-2 साल उम्र कम होगी तो आप बोलें कितना होगा? 2x प्लस 6 इजिकल टू यहाँ पर हो जाएगा 60 माइनस 6 यानी 54 बचेगा। तो 6 और कम हो गया तो अपना आज बचेगा 48, यानी 2 का मान कितना आएगा? 24। यानी जो सी है उसकी 2 साल पहले उम्र कितनी थी? 24। तो आज बेसिकली कितनी होगी? 24 और 2 26 हो जाएगी कि भाई 2 साल वापस आ जाएंगे। तो 24 पहले फिर आज हो जाएगी 26। बस। अगला क्वेश्चन, ये तो किसी का गलत नहीं होगा भाई, डिस्काउंट वाला सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिए गए। पहला 20% है, बाद 35% है और अगला 10% है। तो देखो 20 और 10 और 35 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिए गए। तो पहले आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर लो। 20 और 10 हो जाएंगे 30, और 30 माइनस 2 यानी कितना बचेगा? 28। तो ये आपको थोड़ा याद ही रहना है। 28 फिर हो जाएगा अपने पास डिस्काउंट कौन सा अगला? 35 माइनस हो जाएगा 28 इंटू 35/100। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो 28 और 35 ये हो जाएंगे अपने पास है 63, माइनस कितना होगा भाई? 4 का भाग देगा 7 बार, 4 का भाग 25 बार, 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग जाएगा 7 बार, 49 डबल करें 98। ठीक है, 98 यानी 9.8 घटाएंगे आप तो कितना बचेगा भाई? 63 में से 9 घटाओ तो अपने पास बचेगा 13 में से मान लो 10 घटा दो डायरेक्टली तो बचेगा 53। 53 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा होगा? 0.2। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना था भाई। अगला क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क। काफ़ी लोगों ने इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव बताया है, लेकिन देखो कैलकुलेट तब होता है जब आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की होगी, क्योंकि कंसेप्ट सबको पता होगा। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसकी कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगी। तो आपको बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12.5 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 7.5 डेज में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो ये तीनों का आपको अलग अलग टाइम दिया। तो आप इससे काम करो कि भाई ए और बी कितने दिनों में काम कर सकते हैं। ये करे 12.5 मतलब 25/2 दिनों के अंदर। बी और सी कितने दिनों में काम कर सकते हैं? तो 18 तो आप लिख सकते हैं 18 3/4, 18 इंटू 4 72 और 3 75/4 लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, और सी और ए कितने दिनों में काम करेंगे? तो आपको दिया ये 15 दिन के अंदर। चलिए अब देखो आपको लेना होगा एलसीएम ताकि एफिशिएंसी आती। 25, 75 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 150। आसान था, यानी 25 का भाग 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12। 75 भाग 2 इंटू 4 कितना होगा? 8। 15 का भाग 10 बार। आगे सबकी एफिशिएंसी, यानी आप 75 लेते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 75 का तो भाग जा रहा था। अब बोला है कि आपको डी को साथ लेते हुए जिसकी एफिशिएंसी सी की बजाय सी की तुलना में केवल 40% कुशल है, जितना सी की एफिशिएंसी है उसका 40% है
और सब एक साथ काम कितने दिनों में कर लेंगे। तो देखो यहाँ से अपन तीनों की एफिशिएंसी निकाले, क्योंकि दो दो बार ऐड हो रखे सब के सब, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी अपने पास है। तो यहाँ देखो 12 और 8 20 और 10 30 का आधा कितना होगा 15। सी की एफिशिएंसी की बात करें, सी की कितनी होगी, ए और बी घटाओ, 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। तो डी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 का 2/5 होगा, क्योंकि 40% आपको दिया है, तो ये कितना होगा 1.2, 40% 1.2 हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब बोला कि सब भी एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो देखो ए बी सी और डी भी साथ में हैं, इनको बोला है कि डी साथ में लेना है, तो 150 आपका काम है। एफिशिएंसी कितनी होगी 15 और 16.2 की। अब 16.2 के हिसाब से आपको सॉल्व करना था, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और आएगा, 1500/162। देखो आधा करेंगे 75 हो जाएगा, 6 का भाग चला जाएगा दोनों के अंदर, 6 का भाग चला जाएगा अपने पास, 6 का भाग जाएगा 2 बार 12, 6 का भाग जाएगा 7 बार 27, 6 का भाग जाएगा 25, यानी ये हो जाएगा 25 250। फिर से भाग नहीं जाएगा, 250 27 का भाग देना होगा, तो 27 का भाग देखो 9 बार चला जाएगा, क्योंकि सब में ऑप्शन 9 ही थे। 27 × 9 कितना होगा, हाँ 270 - 27 243 बचेगा 7। तो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, बी। 27 × 9 243, ठीक है, 243 बचे 7, 7/27 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको कैलकुलेट करना था। तो इस नंबर को अगर आपने ऐसे लिखा है 25/2 75/4 और 15, तब आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि पॉइंट हम लिखोगे फिर आपका 125 कर दिया 1875 कर दिया, तो एलसीएम बड़ी वैल्यू जाएगी, जाके आपको कैलकुलेशन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया इस पूरे पेपर के अंदर, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन लेवल 2 के हिसाब से। देखो आप जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी = 5/9 दी क्या है, प्रोबेबिलिटी ए बार यूनियन बी बार दिया 13/27, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 11/b। फिर आपसे पूछा देन द ऑड अगेंस्ट द इवेंट बी। ऑड अगेंस्ट का मतलब पूछना है कि एक बार होना नहीं होना, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है। यानी ऑड अगेंस्ट की बात करें, आपको पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन दोनों का मान आपसे पूछा गया, इसको बोलते हैं ऑड अगेंस्ट। तो अब देखो हम मान निकालते हैं कि इसमें से एक का मान आएगा, दूसरे का मान निकालना बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि जितना होने की होती है बाकी वाली 1 माइनस कर लेते हैं अपन। तो देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है अपने पास से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस होता है अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान निकाल सकते हैं। तो देखो आपने ए यूनियन बी कितना देर का है 5/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना देर का आपको 11/18, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको निकालनी है। देखो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया नहीं है, तो लेकिन अब देखो इसका भी फॉर्मूला होता है एक अपने पास में, कि आपको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान, तो ये हमेशा होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए बार यूनियन बी बार, ठीक है। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार, तो इसका मान आपको दिया है 13/27। तो आप जब एक में से 13 घटाएंगे 13/27, तो ये कितना है 27 में से 13 घटाओ कितना बचेगा 14/27। तो इनका मान भी आ गया, तो हम यहां पर पुट कर लेंगे, कितना था 14/27। अब आगे आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये माइनस वाला होगा इस साइड प्लस होगा, और ये प्लस वाला होगा इस साइड माइनस हो जाएगा। यानी 5/9 में से आप 11/18 घटाएंगे और 14/27 ऐड कर लेंगे। दूसरे साइड क्या बचेगा अपना से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इन तीनों को आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लो, 54 आ जाएगा। 9 का भाग 6 बार गया, 6 × 5 30 होगा, माइनस 11 × 3 33, प्लस 27 × 2 54, 14 × 2 28 हो जाएगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। आगे कैलकुलेट करेंगे, देखो
30 में से 33 माइनस 3 28 यानी 25/49 आपका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 25/54। अब देखो यहां से समझना कि अगर प्रोबेबिलिटी बी यानी बी के होने की प्रायिकता कितनी 54 में से 25 होने की प्रायिकता कितनी है 54 में से 25 तो 54 में से 29 नहीं होने की प्रोबेबिलिटी तो आंसर कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन। इसको आप नोट करेंगे अच्छा क्वेश्चन है। तो ये दो फॉर्मूले याद रखना एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। अब इसमें ये और भी चेंज होता है अगर इसका मान चाहिए तो आपके यानी अगर ए यूनियन बी चाहिए तो आप घटाते 1 माइनस ए इंटरसेक्शन डैश यानी आप इसके ऊपर डैश होगा तो यहाँ पर यूनियन डैश नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखना यानी एक नॉट की बात करेगा एक होने की बात करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपको नंबर सिस्टम से पूछा गया है कि यदि 6 अंकों की संख्या 11p 9q 4 24 से डिविजिबल है तो आप तो pq का मल्टीपल अधिकतम संभावित मान कितना हो सकता है। तो देखो नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो अगर 24 से कोई संख्या डिविजिबल मतलब ये 8 से भी डिविजिबल होगी और 3 से भी डिविजिबल होगी और 8 से डिविजिबल वो 4 से भी डिविजिबल होगी 2 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको कहता है कि सम ऑफ डिजिट भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट देखेंगे 1 and 1 2 और 9 कटेगा 2 और 4 6 भी कटेगा यानी p प्लस q का मान भी कितना होना चाहिए 0 हो सकता है 3 हो सकता है 6 हो सकता है 9 हो सकता है 12 हो सकता है 15 हो सकता है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18 हो सकता है क्योंकि 9 और 9 हो सकते हैं इससे ज़्यादा नंबर नहीं होंगे। अगर अपन 8 की बात करें 8 का डिविजिबिलिटी रूल तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 नंबर चेक करने होते हैं आपको 9q4 तो 9q4 अगर आपने 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं यहाँ पर आपने 3 की चेक करी थी तो देखो अगर ये तीसरा नंबर ओड होता है तो अपन क्या करते इसमें 4 घटा के चेक कर लेंगे यानी यहाँ पर q अगर 0 है तो अपन 0 यहाँ पर है तो q की जगह क्या हो सकता है तो q की जगह 4 हो सकता है 0 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है और 8 के ज़्यादा क्या नंबर रखो कोई नंबर नहीं रख सकते। ठीक है भाई तो ये अपने से संभावित मान होते हैं q की जगह 4 और 8 आ सकता है और इन दोनों का सम इतना में से कोई भी हो सकता है। अब देखो कौन सा नंबर होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम बात करें तो हम पीछे से चलते हैं यहाँ से अगर ये 8 होगा तो ये 10 तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये 8 होगा तो ये 7 हो सकता है। अगर q 8 होगा तो p 7 हो सकता है तो 7 × 8 q अगर अपना 8 होगा तो p अपना 7 होगा 7 × 8 मैक्सिमम कितना हो जाएगा 56 इनका मान हो जाएगा। बस इतना करना था आपको। तो ये डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होंगे तो आप इसको कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन फिर से एवरेज का पूछ लिया आपको। एवरेज के 2-3 क्वेश्चन आ गए 25 46 और y का एवरेज दिया 11 तो y का मान कितना होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई 25 46 और y का मान 11 × 3 किसके बराबर 33 के बराबर तो y का मान कितना आएगा 25 और 46 कितने होंगे भाई ऐड कर लो जल्दी से ये हो जाएंगे 60 71 33 में से 71 घटाओ कितना बचेगा अपने पास है तो ये बचेंगे 38 इतना ही बचेगा बस। यानी आप यूनिट डिजिट से देख सकते हैं ये 33 था यहाँ पर घटाने हैं वापस 71 तो 13 में से 11 में से 3 8 बचेगा 6 में से 3 बचेगा वो भी माइनस का तो -38 आंसर आ रहा था। अगला सिंप्लीफिकेशन पूछ लिया आपको इससे आसान क्या पूछेंगे आपको। सिंप्लीफिकेशन आपको हमेशा बोर्ड मास का ध्यान रखना होता है। देखो 1/8 पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को वो भी सबसे छोटा ब्रैकेट तो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 12/21 मल्टीपल हो जाएगा 14/15 का डिवाइड सॉल्व ये नंबर उल्टे हो जाएंगे 45/24। इसको ज़रा सॉल्व कर लें हमेशा इस तरह से टुकड़म तोड़ के सॉल्व कर लिया करो। 12 का भाग 2 बार 7 का भाग 3 बार 7 का भाग 2 बार इस 2 से ये 2 कट गया 3 से ये 15 बार कटेगा और 15 से 15 कट गया बचा 1 यानी इस पूरे को यहाँ से कितना हो गया 1। इसको ज़रा सॉल्व करें 25/24 यानी 36/45 डिवाइड को मल्टीपल करेंगे तो 25/24 हो जाएगा। 12 का भाग 2 बार 12 का भाग 3 बार 5 का भाग 5 बार और 5 का भाग 9 बार और फिर से कटेगा 3 बार तो 5/6 हो जाएगा।
यानी इसको हम काट कितना लिख सकते हैं, 5/6। अब आसानी से आगे लिख लो भाई कि बड़ा ब्रैकेट है अपने पास 1/8, फिर प्लस का साइन है, यहाँ पर कितना लिखा 1/6, मल्टीपल हो रखा आपका 5/6 से, ऑफ का साइन तो नहीं है, नहीं है, माइनस होगा 1, ये ब्रैकेट बंद, फिर प्लस है 27/36। क्या एग्जाम में दे रहा है भाई, ये भी कट रहा है, 9 से 3 बार, 9 से 4 बार, 3/4 लिख देता सीधा। यहाँ देखो 5/36, 5/36 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 36, तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, 1/8, ये हो जाएगा -36 घटाएंगे 31/36, प्लस हो जाएगा 3/4। एलसीएम ले लो, कितना आएगा 36 × 2 72 हो जाएगा, क्योंकि 8 का भाग भी चला जाएगा, 8 का भाग 9 बार जाएगा, 36 का भाग 2 बार यानी 62 हो जाएगा, और 24 18 × 4 18 × 3 54, तो 54 और 9 कितने होंगे 63 में से 62 घटाओ, एक बचेगा, 1/72 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऐसे आपको सॉल्व करना, बस थोड़ी सी कैलकुलस थी और कुछ था नहीं, बोर्ड मास का रूल का अप्लाई करना। तो ऐसे अगर अलग अलग ब्रैकेट आए तो इसको सॉल्व कर लो, पता चले कि गलती कहाँ हुई, अगर लास्ट में कभी गलती को पता चले तो अलग अलग सॉल्व करो, आपको पता रहेगा हाँ कि यहाँ पर मेरी गलती हुई, बाकी ये सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो अपने पास है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। पार्टनरशिप आपको यहाँ पर देखो डबल द्वार देख रखिए, अच्छे ढंग से पढ़ना कि दो मित्र ए और बी ने 1,50,000 और 2,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और एक व्यवसाय शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी आय को अपने निवेश के समान अनुपात में वितरित करने की बात हुई है कि जैसा इन्वेस्टमेंट करोगे वैसा आपको प्रॉफिट मिलेगा, और उन लोगों को 1 साल बाद में 6 लाख का प्रॉफिट हो गया। यानी अब 6 लाख को डिवाइड कैसे करेंगे, जिस हिसाब से इन लोगों ने प्रॉफिट कमाया था। तो देखो इनका रेशियो होगा 15 और 25 के, क्योंकि 4 0 से 4 0 कटेंगे, 5 का भाग 3 बार और 5 का भाग 5 बार। किस रेशियो से डिवाइड करें हम, 3:5 से, यानी जो 6 लाख रुपए हैं 3:5 के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। फिर आपको बोला कि इन सभी में 50,000 रुपये जोड़कर एक निवेश किया और इसमें वापस इनको 4,20,000 रुपये की इनकम हुई है। तो बताओ एक का प्रॉफिट हिस्सा कितना होगा इसके अंदर। अब देखो वापस इन्वेस्टमेंट कितना होगा, पहले वाला तो हो गया, और 6 लाख का प्रॉफिट, यानी आप यहीं से समझो कि 6 लाख रुपये इस रेशियो में, फिर बाकी वाले 50,000 रुपये जोड़कर निवेश करेंगे। तो देखो हम 6 लाख रुपए को अगर इस तरह से डिवाइड करें 3:5 के अकन, तो देखो 8 का मान अगर 6 लाख है तो 1 का मान कितना होगा, 8 का भाग देंगे, 8 का भाग दें 7 बार, 56 और 4 and 5 75,000, तो 75 × 3 ये हो जाएंगे अपने पास है हाँ 210 और 15 225, 2,25,000, और यहाँ पर कितना होगा 75 × 5 350 और 25 375। ठीक है, अब इन दोनों ने यहाँ पर 50,000 रुपये और ऐड कर दिए गए, दोनों ने ही 50,000 रुपये। बताओ अब दोनों का रेशियो कितना आएगा। तो देखो इन 3 जीरो तो कट कर दो, इनका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर रेशियो सेम हो जाएगा। 225 और 50 275, सब में 25 का भाग भी जा रहा है, 25 से कटेगा 2 बार, 25 से 9 बार कटेगा, 25 से कटेगा 1 बार, और 5 15 बार, 25 से 2 बार, 15 और 2 17, 9 और 2 11, 11:17। फाइनली रेशियो कितना आएगा अपने पास है 11:17। अब बोला कि 4,20,000 की जो इनकम हुई उसको डिवाइड करना, इसमें एक का हिस्सा बताना है। तो आप बोलेंगे 4,20,000 टोटल है, ये कितना हो रहा है 17 और 10 27 1 28, और आपको चाहिए एक का मान यानी 11 का मान, बस कर लो कैलकुलेट, 7 का भाग 4 बार, 7 का भाग 6 बार, ठीक है, 7 का भाग 4 बार जाएगा, तो 60 में 4 का भाग 15, 15 × 11 165, तो ऑप्शन सी आ जाएगा आपका डायरेक्टली। ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इसको करना है, पहले इनको डिवाइड कर लो, फिर 50,000 ऐड कर लो, वापस जो नया रेशियो बनेगा उस हिसाब से अगले वाला प्रॉफिट को डिवाइड करना था आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% ज़्यादा अंकित करता है
और अपने माल पर 15% का डिस्काउंट भी देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है कि भाई 42% ज़्यादा रखेगा, यानी अगर CP 100 होगा तो MPN मार्क प्राइस इसने रख दिया 142। अब इस पर वो डिस्काउंट देता है 15% का, तो आप SP निकालो डायरेक्टली, ताकि SP से और CP के रिलेटिव आपको आंसर पता चल जाएगा। तो 142 का अगर 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब आपने 85% पर बेचा होगा। ठीक है, 15 का डिस्काउंट तो 85 पर बेचा होगा। तो 5 से कटेगा 17 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 2 से कटेगा 10 बार, 2 से कटेगा 71 बार। 17 इंटू 1 17 होगा, कैरी 1, 17 इंटू 7 119 और 120। 10 का भाग दें, कितना आंसर आएगा 20.7। तो 20.7 यानी 120.7 हो रहा है ना। तो इससे इसका रिलेटेड देखा जाए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको 20.7% का, जो कि निकटतम मान किसका होगा 20.7, 21 का होगा। सीधा सा आंसर दिख रहा है आपको। अब इसी में किसी को कैलकुलेशन लगी है तो फिर तो वही प्रैक्टिस नहीं की होगी आपने। आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मार्क प्राइस प्रॉफिट एंड डिस्काउंट वाला वो मैं आपने डायरेक्ट बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो किसका है। 28 रुपये पर आपने 10% की वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ब्याज कितना आ रहा है 100 रुपये। फिर 6200 पर 14% की ब्याज से y वर्षों का ब्याज कितना दिया 1736। x अपॉन y का मान पूछा गया, तो पहले x का मान निकाल फिर y का मान निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। 2800 पर 10% से 3 साल का ब्याज कितना होगा। 2800 पर 10% से 3 साल का ब्याज, 2 जीरो 2 जीरो कट गए, 28 इंटू 3 84, 840 हो जाएगा। फिर पूछा आपको 6200 पर 14% से 22 सालों का ब्याज कितना होगा 1736। तो इसको भी कैलकुलेट कर लो, आसान है। 14 का भाग दो, कितने आ जाएगा, एक बार बचा 3, 28 बचा 5, 4 बार 56 हो जाएगा। 2 जीरो कट गए। y का मान 62 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। x का मान 840, y का मान 2 है, तो x अपॉन वाई कितना होगा 840 में 2 का भाग दो 420। सिंपल है, बस इतना सा आपको टाइम लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का दिया गया है। 10,000 का 20% से चक्रवृद्धि ब्याज 4,641 रुपये अगर आपने ब्याज अर्धवार्षिक काउंट किया है। देखो जब भी आप हाफ ईयरली काउंट करते हैं, हाफ ईयरली ब्याज काउंट करते हैं, तो हम रेट को 20 नहीं लिख के 20 का हाफ करते हैं। यानी रेट 20% का अगर हाफ होगा 6/12 हिसाब से, तो ये कितने हो जाएगा अपने पास है 10%। और 10% रेट आते हैं आपको तो आसान हो गया। 10% रेट आते हैं, आप बोलेंगे कि 10% की अगर बात करें और आपका ब्याज है 4,641, तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल कितना होगा 10,000 1 + R/100, ठीक है। और रेट आपको बता कितनी है 10, कि इसकी पावर कितनी लगाएंगे, टाइम का डबल होगा। अब तो दर आधी होती है, समय दुगुना होता है। और इक्वल कितना होगा अपने पास है 14,641, क्योंकि 4,641 का तो ब्याज हो गया। अब देखो 1 + ये 10/100 ये हो जाएगा 11/10, इसकी पावर 2t इक्वल होगा अपने पास है 14,641/10,000। तो अब देखो इसको हम 11 और 10 की फॉर्म में तोड़े, तो 11 की पावर कितनी है और 10 की पावर कितनी है, तो ये 4, 10 की पावर 2t है, यहाँ पर होगी ये 11 और 10 की पावर 4, क्योंकि 121 का स्क्वायर है 14,641 और ये 100 का स्क्वायर होता है। तो अगर दोनों नंबर बराबर हैं, बेस बराबर, तो पावर भी बराबर, तो 2t इक्वल अपना 4 होगा, तो t का टाइम कितना आएगा 2 आएगा बस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे कि मैंने 10% की सक्सेसिव रेट आपको लिखाई थी 46.41, तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि 46.41 4 साल की होती है। और टाइम तो आपने बाद में डबल किया था, पहले तो आसान ही था भाई, पहले तो आधा ही था। तो आंसर कितना होगा 4 का आधा 2 हो जाएगा डायरेक्टली। वाह भाई,
ये अगला क्या क्वेश्चन पूछ लिया आपको रेशियो का, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा तो प्री में पूछना चाहिए, बच्चे खुश हो जाएं। देखो पी और क्यू का रेशियो 3 और 4 दिया गया, क्यू और आर का रेशियो 4 और 7 दिया गया, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी पूछा गया। और इसमें रेशियो कंबाइंड करने की भी जरूरत नहीं आपको, क्यू का मान यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी क्यू का मान 4 ही है, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो। पी और क्यू कितने होंगे, 3 और 4 7 हो जाएंगे। क्यू और आर कितने होंगे, 4 और 7 11 हो जाएंगे, तो 7 और 11। अगला देखो 3 और 7 10, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो सिंप्लीफिकेशन में, अगर सिंप्लीफिकेशन ऐसा मिले कि सब जगह रूट हैं, ऊपर वाले जितने भी नंबर सभी के सभी रूट में, नीचे वाले भी सब के सब रूट के अंदर, तो आप सबको रूट हटा के सॉल्व कर लो, ताकि लास्ट में लगा देना, या फिर सबको एक रूट में काउंट कर लो, यानी ऐसे कि सब के सब मल्टीपल में भी हैं और सबके ऊपर रूट है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1.24 इंटू हो रहा है 2.79, डिवाइड आप करेंगे 2.64, मल्टीपल होगा 5.94। और एक बात और भी देखेंगे, सभी संख्या में पॉइंट दो दो संख्या छोड़ करें तो सब में पॉइंट हट जाएंगे, तो सब के अंदर पॉइंट भी हटा दो आप। अब कर लो कैलकुलेट, 279 किसी से कटेगा, 124 और 264 भी किसी से कटेगा भाई। तो यहाँ देखो 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जाएगा, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें 9 भाग जा रहा है, तो इसमें 9 का भाग देगा डायरेक्टली, 9 इंटू 6 54, बचा अपने पास 5, फिर से 6 बार चला गए, इसमें भाग देंगे, 9 का 3 बार जाएगा और 9 का 1 31, इसमें आप भाग देंगे 4 का, तो 4 का भाग जाएगा 31 बार, इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग 66 बार जाएगा, 31 इंटू 31 66 इंटू 66, रूट हटेगा 31/66, आपका आंसर हो जाएगा 31/66, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है ज्योमेट्री का, सर्किल के बाद फिर आपसे एक ट्रायंगल का क्वेश्चन पूछा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी एक वर्ग बी सी डी ई के ऊपर स्थित है, फिर आपसे ये एंगल पूछा है ई ए बी थ्राइस ऑफ ई ए ई बी। तो पहले देखो बना लेते हैं, डायग्राम बना के समझा देता हूं मैं आपको इसको, कि इस तरह से बना के स्क्वायर है और इस स्क्वायर के ऊपर बना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर होती हैं, जितनी साइड ये होगी उसके बराबर ये होगी, उसके बराबर ये होगी, ये सब के सब साइडें बराबर बराबर होती हैं। ठीक है, तो एंगल कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 60 डिग्री। आपको पूछा ई ए बी, पहले मैं नाम लेता हूं, ए बी सी डी एंड ई। अब आपसे एंगल पूछा गया है ई ए बी, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, तो देखो डायरेक्टली पता होना चाहिए, ये 90 होगा, ये 60 होगा, 9 और 6 15, 150 तो हो गए, फिर कितने बचे 15 और 15, यानी इसका मान कितना आएगा 15 डिग्री। थ्राइस ऑफ ए ई बी, तो ये भी 15 ही होगा, तो 15 इंटू 3 45, 45 और 15 60, आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना था, समझ आ रही बात, कि भाई ये 60 होगा और ये 90 150, फिर ये दोनों साइडें बराबर थी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से, तब ये सामने वाले एंगल भी बराबर होते 15 और 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अपने पास, आप इसको सर्टेन इंडेक्स का मान सकते हैं क्वेश्चन, कि भाई ए का मान दिया गया, बी का मान, फिर आपको 1/b माइनस 20/a का मान पूछा गया। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी होता है, तो ए का मान कितना आएगा अपने पास, 58 में से 25 घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा 33। ठीक है, और 58 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा अपने पास 13 यानी 83। डिवाइड करें आप 46 और 37, तो ये कितना होगा 83, और 46 में 37 घटाएंगे तो अपने पास आएगा 9 आएगा। ठीक है, अब 13 से 83 कट गए, तो ये आ जाएंगे 11/3। बी का मान निकालना होगा, तो बी का मान बोलो, 26 और 15 41, 26 में से 15 घटाओ तो हो जाएंगे 11, 56 और 15 ये हो जाएंगे 66 और 5 71, इंटू, हाँ 56 माइनस 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 41, तो 41 गए, ये आ जाएंगे
11/71। आपसे पूछा 1/b, तो 1/b कितना होगा, 71/11 माइनस 20/e, e का मान कितना होगा 11 और 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ एलसीएम लेंगे 11 आएगा, 71 में से 60 घटाओ कितना बचेगा 11, तो 11 में 11 का भाग एक बार आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद था, एक बार प्लस एक बार माइनस का मल्टीपल होता है बस, और कुछ आपसे पूछा ही नहीं भाई। अगला क्वेश्चन देख लो हाइट एंड डिस्टेंस का, ये भी आसान ही है, ऐसा कुछ है नहीं कि एक टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, अवनमन कोण मतलब वो चीज ऊंचाई है, दूसरी वाली नीचे की तरफ है, तो यहां से पता चल जाएगा आपको, यानी इस तरह से बना सकते हैं कि जब आपने इसकी हाइट से देखा तो यहां से आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला होता है भाई, अगर ये 60 डिग्री होता है तो वापस देखो अल्टरनेट एंगल भी बराबर होता है कि ये भी 60 ही होगा। तो फिर आपको दिया है कि कितना 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण, यानी ये अपने पास 10 होगी और इनकी दूरी आपको दे रखी ये 50√3, तो आप पता ये 50√3 तो ये भी 50√3 ही होगी, और 60 डिग्री मान होता है √3/1, यानी ये √3 होगा तो ये 1 होगा, यानी ये इसका √3 गुना होगा, तो आंसर कितना आएगा 150। अब देखो 150 तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, ये नीचे का 10 और है, तो 150 और 10 कितना होगा 160। समझ आया सबको। तो इस तरह से आपको हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन करना है। √3 एंड 1 का रेशियो होता है 1060 का मान है, इसलिए ये 1 का मान तो √3 एंड 3 गुना कर लिया, 150 ऊपर वाला है 10 नीचे का, टोटल 160। अगला क्वेश्चन देखो, तो वापस एक मोड का क्वेश्चन आया भाई स्टैटिक्स के अंदर कि 25 में से 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक आपको दिए गए। आपको बोला कि आंकड़ों के समुच्चय के बहुलकों का मल्टीपल क्या होगा, कि पहले बहुलक निकालो और फिर उन दोनों का मल्टीपल। देखो अगर एक ही लाइन के आपको डाटा दिए जाए बिना सारणी के बिना टेबल के, तो आपका बहुलक मतलब जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हुआ वही आपका बहुलक होगा। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल पूछा मतलब बहुलक एक से ज़्यादा आएंगे। 13, 11, 16, 15, 18, 12, 13, 13 एक बार यहाँ पर आ गया, फिर 15 भी रिपीट हुआ है 2 बार, फिर कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ, यानी बहुलक कितना होगा 13 और 15 दोनों होंगे बराबर रिपीट हो रहे हैं, तो 13 × 15 कितना होगा भाई 130 और 65 195। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इतना सा करना था, 3 × 5 15 कर दे तब भी आंसर आ रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, विपिन किसी यात्रा का 1/3 30 के हिसाब से, रिमेनिंग 40 के हिसाब से, और पूरी यात्रा में 12 घंटे लग जाते हैं। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं अपन कि एक दूरी का 1/3 बाकी कितना बचेगा 2/3, तो हम काम करते हैं यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस मानते 3D, तो एक तो हो जाएगा D और बाकी वाला हो जाएगा 2D। तो D को तो आपने तय किया है 30 के हिसाब से, और बाकी 2D बचा उसको आपने तय किया था 40 के हिसाब से, और आपको टाइम लगा 12 घंटे का। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इजिकल टू टाइम आपने लिख दिया गया। अब देखो 30 और 40 का एलसीएम लो कितना आएगा 120, यहाँ से आएगा 4D, यहाँ पर होगा 3 × 2 6D इक्वल अपना आ जाएगा 12। यहाँ कैलकुलेट करें 6 और 4 10, तो 10D इक्वल हो जाएगा 120 × 12, 0 से 0 कट गया, D का मान कितना आएगा 144। आपको पूछा कुल कितनी दूरी, तो कुल दूरी तो 3D थी, तो 144 × 3 कितना होगा भाई 14 × 3 42, 420 और 12 452, 420 और 12 432, 432 किलोमीटर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये था अपने पास में पेपर, इसका आपने सॉल्यूशन पढ़ा था 1 से लेकर 30 क्वेश्चन सारे के सारे। 1-2 क्वेश्चन हालांकि थोड़े से कैलकुलेटेड थे, जैसे अपने पास एक पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, एक मिक्सचर वाला था, और एक टाइम एंड वर्क वाला भी मान सकते हैं। अपने 3-4 क्वेश्चन कैलकुलेशन थे, तो आपको पहले बाकी वाला क्वेश्चन कर लेने चाहिए थे, बाद में इनको करना। तो आगे से ध्यान रखना। अब और कुछ आपकी स्मार्ट तरीके मेरे को अच्छे लगे तो इन वीडियो को लाइक करना। ठीक है भाई। अब देखो आपकी
अगले 2024 के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले उन सब के लिए हम एक लेके आ रहे हैं फाउंडेशन बैच 2024 के लिए। पूरा लाइव बैच रहेगा जो कि स्टार्ट होगा अपने पास से 15 नवंबर को। डेली 4 घंटे क्लासेस रहेगी, शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, जिसके अंदर हम सब लोग पढ़ाएंगे, आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे प्री प्लस मेंस के अकॉर्डिंग, जिसकी एक छोटी सी फीस रहेगी 6,000 रुपये। ठीक है, जिसके अंदर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, PDF के रूप में आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।